नमस्कार, स्वागत है आपका 7 बजे की खबरों में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश में सूखे पर केंद्र गंभीर, राज्यों को भरपूर मदद का ऐलान। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने की हालात की समीक्षा। उत्तराखंड में बागी विधायकों की सदस्यता पर सस्पेंस बरकरार, हाईकोर्ट ने सोमवार तक फैसला रखा सुरक्षित। शक्ति परीक्षण के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने जारी किया व्हिप। जादवपुर विश्वविद्यालय पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की तीखी टिप्पणी, बताया अशांति का केंद्र, प्रशासन को कड़ी कार्रवाई का निर्देश। गुजरात केजी बेसिन मामले में कांग्रेस की न्यायिक जांच की मांग, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप। और पुलवामा मुठभेड़ में 3 आतंकियों की मौत के बाद बढ़ा तनाव, श्रीनगर बनिहाल रेल सेवा पर 1 दिन की रोक, कुपवाड़ा में शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सूखा, जल संकट और गर्मी की खबरों से। प्रधानमंत्री ने आज सूखे और जल संकट पर चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र से करीब 11,000 करोड़ रुपए की मांग की है। प्रधानमंत्री ने राज्यों को तत्काल मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। पानी की कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को राज्य के सूखे के हालात से अवगत कराया, साथ ही सूखा पीड़ित इलाकों में पानी मुहैया कराने के लिए टैंकरों की बात कही। उन्होंने हालात से निपटने के लिए केंद्र से करीब 11,000 करोड़ रुपए की मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार को जो जरूरतें हैं और खासकर जो बुंदेलखंड इलाके में चीजें पहुंचनी हैं, उसको लेकर के जो बैठक हुई है, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार और जो बातें मैंने अपनी तरफ से प्रदेश की जनता और खासकर बुंदेलखंड की जनता के लिए रखी हैं, मैं समझता हूं उनको पूरी ईमानदारी से मदद होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री ने सूखे से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के 11,000 गांव के बद से बदतर होते हालात की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। इस साल हमने ये तय किया है कि 20 लाख नए किसानों को हम क्रेडिट सिस्टम में लाएंगे और इसलिए हमने उनको कहा कि जो हमारा स्टेट क्रेडिट प्लान है, इसमें 15,000 करोड़ का इजाफा किया जाए ताकि हम 20 लाख किसानों को क्रेडिट सिस्टम में ला पाए। और इसके साथ साथ 2012 में जो सूखा पड़ा था, उसमें बड़े पैमाने पर किसान अपना कर्जा नहीं भर पाए, वो डिफॉल्टर हुए और क्रेडिट सिस्टम से बाहर हुए। उन सभी को 2012 से लेकर 16 तक के सभी किसानों को क्रेडिट सिस्टम में लाने के लिए हम लोग उनका रीशेड्यूलिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर राज्य में सूखे के ताजा हालात पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 934 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। देश के 11 राज्यों में सूखे के हालात हैं और इस मुद्दे पर सदन के दोनों सदनों में चर्चा की जा चुकी है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और हमारे संवाददाता विशाल दहिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विशाल, राज्यों ने तो अपनी अपनी बातें रख दी हैं, अपनी अपनी मांग रखी है, लेकिन क्या सेंटर से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? देखिए, केंद्र सरकार ने साफ किया है और आज जो मुलाकात हुई है उसमें खासतौर पे प्रधानमंत्री ने इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भरोसा दिलाया है कि केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता दी जाएगी। वो सहायता जो आर्थिक मदद है उसके रूप में भी रहेगी और उसके अलावा अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से केंद्र और ख़ासतौर पे यूपी सरकार के बीच एक तरीके से जो जिसे कहा जाए कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला, जब एक ट्रेन जो है पानी पहुंचाने के लिए बुंदेलखंड पहुंची थी, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने टैंकर की मांग की थी, अतिरिक्त टैंकर केंद्र सरकार मुहैया कराए, ना कि जो रेल है उसकी मांग की थी। और केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया गया। सदन के अंदर भी हमने जिस तरह से देखा कि जो रेल मंत्री हैं सुरेश प्रभु, उन्होंने साफ किया कि ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत केंद्र सरकार अपने आप को
तैयार करना चाहती थी कि अगर किसी तरह की मदद यूपी सरकार की तरफ से मांगी जाए तो वो दी जा सके। तो ये सब जो वाकये हैं और खासतौर पे जो राजनीतिक जिसे कहा जाए कि इसे राजनीतिक लड़ाई में न बदला जा सके, उसको ध्यान में रखते हुए खुद प्रधानमंत्री की तरफ से पहल की गई थी कि तीनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात की जाए। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि अब जो सूखे के हालात हैं कई राज्यों में, उनमें सबसे ज्यादा पीड़ित अगर किसी स्टेट को कहा जा सकता है तो वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं, जहां के कई सारे जिले हैं जहां पर सूखे के हालात बहुत बद से बदतर हो चुके हैं। और जो आर्थिक मदद मांगी गई है खासतौर पर उत्तर प्रदेश की तरफ से 11,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी गई है। ऐसी ही कुछ मदद की अपेक्षा कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने की है और आज की जो मीटिंग हुई, आज की जो बैठक हुई, उसमें भी अपनी मांग सामने रखी। महाराष्ट्र की तरफ से केंद्र सरकार को कहा गया है कि जो सहायता उन्होंने मांगी थी उसका ज्यादातर हिस्सा उन्हें मिल चुका है, लेकिन कई और ऐसे गांव हैं, बल्कि सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां पर और मदद की जरूरत है। तो वो एक जिसे कहा जाए कि स्टेटस रिपोर्ट केंद्र सरकार को सबमिट करेंगे। अब इस वक्त जो जोर है केंद्र की तरफ से, वो प्रधानमंत्री ने जो एक वक्तव्य दिया है, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज की गई है, उसमें साफ झलकता है कि इस वक्त जो जरूरत है वो जरूरत है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर इस समस्या का सामना करें और उसके लिए दोनों की तरफ से एक साथ कदम उठाने पड़ेंगे। चाहे वो आर्थिक मदद केंद्र से जो मांगी जा रही है उसका किस तरह से इस्तेमाल हो वो, या फिर और किसी तरह की मदद जो केंद्र की तरफ से दी जा सकती है उसका खुलकर जैसे कहा जाए जो सामने लाए राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी उसमें पूरी मदद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। तालबेहट बुंदेलखंड की ऐतिहासिक नगरी है और आजकल भारी जल संकट से ये जूझ रही है। शहर में पीने के पानी की किल्लत है। ऐतिहासिक मानसरोवर झील तकरीबन सूख चुकी है। सूखे ने हालात इतने खराब कर दिए हैं कि लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये है ललितपुर जिले का ऐतिहासिक तालबेहट कस्बा। यहाँ का किला और शानदार इमारतें तालबेहट के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं, लेकिन पानी की कमी ने तकरीबन 17,000 की आबादी वाले इस कस्बे की रौनक छीन ली है। बांध ललितपुर जिला के अंदर 9-10 बांध है सर, और प्रथम बांध तो यहाँ पे अपना ललितपुर बांध है, वो मातरीला बांध है, जो कि मातरीला बांध से पानी बबीना के लिए और झांसी के लिए सप्लाई होता है और पर्याप्त मात्रा में वहाँ पानी पहुँचता है, लेकिन तालबेहट के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। कभी मानसरोवर झील तालबेहट की पहचान हुआ करती थी। एक जमाने में यहाँ खूब पर्यटक आते थे। ये झील कभी नहीं सूखी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमेशा गुलजार रहने वाला बोट क्लब तक बंद कर दिया गया है। यहाँ पहले बहुत भराव रहता था और यहाँ नहाने के लिए आते थे और ये डूबा रहता था। अब सूखा पड़ रहा है यहाँ, और बोट क्लब भी बंद हो रही है इसी के कारण। हालात सिर्फ तालबेहट में ही खराब नहीं है, बल्कि ललितपुर और आसपास के इलाकों में पानी का भारी संकट है। झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर, लोग एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पलायन हो रहा, पशुओं की मौतें हो रही हैं, यहाँ तक लोग सुसाइड कर रहे हैं इसकी वजह से। तालबेहट के ऐतिहासिक बावड़ियां और कुएं सूख चले हैं। हालात इतने खराब हैं कि पर्यटक तक यहाँ आने से कतराने लगे हैं। तमाम इलाकों में तालाब नष्ट हो चुके हैं। ज़रूरत है उनके पुनरुद्धार की, तभी यहाँ स्थायी तौर पर जल संकट और सूखे से निजात मिल सकेगी। कैमरामैन जुनैद के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, तालबेहट। बुंदेलखंड इलाके में ट्रेन से पानी पहुंचाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र आमने सामने हैं और इस मामले में एक दूसरे पर आरोप लगाने पर जुटे हुए हैं। लेकिन इस इलाके के महोबा जिले में लोग पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं और पानी के लिए रोज परेशानियों से जूझ रहे हैं। सूखे हैं हैंडपंप, घरों में पड़े ताले, पानी लेने की जद्दोजहद। ये तस्वीरें हैं बुंदेलखंड के महोबा की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने महोबा के लोगों को पानी मुहैया कराने का दावा कर ट्रेन से पानी लाने से इनकार कर दिया। लेकिन महोबा के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जिन हैंडपंप में पानी आता है वहां दिन भर लंबी कतारें लगी रहती हैं। सारे नल जो खराब हो चुके हैं, पानी किसी में आ नहीं रहा, और यहाँ के जो चेयरमैन हैं, विधायक हैं, उन लोगों के पास हम लोग गए, जाकर के उनको हमने अपने पत्र दिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। लोगों को कई दिन तक टैंकर का इंतजार करना पड़ता है और लोग पानी की आस में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं।
जब टैंकर आता है तो लोग पाइप के जरिए पानी लेने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को वो भी नहीं मिल पाता है। पानी की बड़ी दिक्कत है, सुबह से शाम तक कोई काम नहीं कर पाते, पानी के लिए ताके रहते। कल शाम को हमको पानी मिला और जानवर भी हमारे सब जगह गांव में प्यासे भूख को मरते हैं। पानी की तलाश में लोगों को रोज कई किलोमीटर चलना पड़ता है। पानी की कमी और सूखे के चलते इस इलाके से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। लोग घरों में ताले लगाकर रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं। महोबा के लिए कीरत सागर, जय सागर और कोठी झील से पानी सप्लाई होता है, लेकिन इसमें महज कुछ फीट पानी ही बचा है। ऐसे में राज्य सरकार के सामने लोगों को पानी मुहैया कराने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड विधानसभा के अयोग्य करार दिए गए 9 विधायकों की याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट 9 मई को सुबह फैसला सुनाएगा। इस बीच 10 मई के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने को कहा है। फ्लोर टेस्ट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी की नजरें उत्तराखंड हाईकोर्ट पर आकर टिक गई हैं। शनिवार को हाईकोर्ट में बागी विधायकों की सदस्यता के मामले पर बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। The hearing has been completed by both sides and जज साहब ने कहा है कि सोमवार को 10:15 बजे वो अपना निर्णय सुनाएंगे। बागी विधायकों को उम्मीद है कि हाईकोर्ट से फैसला उनके पक्ष में आएगा। इस फैसले से साफ हो जाएगा कि बागी विधायक 10 मई को विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं। पूरी तरह पूरा विश्वास है कि उच्च न्यायालय से निश्चित रूप से निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। और मुझे दूसरा इस बात का बड़ा अफसोस है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मीडिया ने इस कदर उछाला कि 9 विधायकों को वोट देने का अधिकार रोका। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत साफ कहा था कि इन 9 विधायकों का इस मामले में हम कोई कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। बागी विधायकों ने उनकी सदस्यता रद्द करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा में 10 मई को शक्ति परीक्षण का आदेश देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बहुमत साबित करने का मौका दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस बारे में फैसला सुना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस के सांसदों और गुजरात कांग्रेस विधायकों ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम में हुई गड़बड़ियों के बारे में ज्ञापन सौंपा और इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। ज्ञापन में सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी ने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। कांग्रेस का आरोप है कि कंपनी ने केजी बेसिन पर सार्वजनिक निधि से करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन गैस का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया गया। शिकायत में कहा गया है कि कंपनी ने केजी बेसिन के लिए गलत तरीके से ठेका भी दिया। हम महामहिम राष्ट्रपति जी को मिलके एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो जो पब्लिक अंडरटेकिंग का सबसे बड़ा स्कैम है उसको उजागर करेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में। हमारी सरकारें और हमारी नेता ये सोच के बैठे हैं कि पानी से उनको वोट नहीं मिलता। भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो पानी जहां बरसता है वहीं उसका संरक्षण करके जो नदियां आज हमारी सूख गई हैं, मर गई हैं, उन नदियों को प्रवाह दे। भारत सरकार तो नदी पुनर्जीवन कानून बना के नदियों की ज़मीन केवल नदियों के लिए और नदियों में गंदा पानी ना मिले वैसा एक कानून जल्दी से बनाए। देखिए तर्कश में जल बिरादरी अध्यक्ष राजेंद्र सिंह से खास बातचीत आज रात 8:30 बजे। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सीबीआई ने आज भी गौतम खेतान से पूछताछ की। इसके अलावा पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के 3 भाइयों से भी कई घंटे तक पूछताछ की गई। सीबीआई ने
आईडीएस इन्फोटेक के एमडी प्रताप अग्रवाल, एरोमेटिक्स के प्रवीण बख्शी और पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को समन जारी किया है और पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया है। इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि इस मामले में हर तथ्य की जांच होगी और सभी दस्तावेजों का अध्ययन किया जाएगा। जिसमें गड़बड़ है ज़्यादा और जिसमें कुछ ना कुछ तो प्राइमा फेशिया एविडेंस है, ऐसे चीज़ों में जरूर करूंगा। जिस तरह से अधिकारी फंसते नहीं है, वो गलत कर रहे हैं इसके लिए फंसते हैं। गलत मत करो, संबंध नहीं आता। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज आम आदमी पार्टी ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर प्रदर्शन किया। पार्टी ने इस मामले पर केंद्र सरकार पर ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। अगस्ता वेस्टलैंड मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस बीजेपी के बीच भ्रष्टाचार पर महागठबंधन होने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी, हमने आपको एक्शन लेने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था। इटली की अदालत के ऊपर सारा काम छोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। हमारा भी सीना 56 इंच का हो जाता जब प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता मैंने सोनिया गांधी को जेल भेज दिया। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से फौरन जवाब आ गया। पहले आम आदमी पार्टी को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि उनके जो एमएलएज हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि कांग्रेस फंसी हुई है और कांग्रेस को बचाने के लिए ये सब सिर्फ एक करप्शन पर ही कवायद है और ये सब मिले हुए लोग हैं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ इसी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरी थी। कांग्रेस ने जहां जंतर मंतर पर लोकतंत्र बचाओ रैली की, वहीं बीजेपी ने संसद परिसर में धरना दिया। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। ओडिशा विधानसभा में करोड़ों रुपए के चिटफंड घोटाले के मामले को लेकर शनिवार को जमकर गतिरोध हुआ, जिसके चलते सदन की कार्रवाई बाधित रही। विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए बनाए गए एमएम दास कमीशन को रद्द करने की भी मांग की। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल एससी जमीर से मुलाकात कर उन्हें इस मामले में कार्रवाई करने के लिए भी कहा। विधानसभा में विपक्षी दलों के गतिरोध की वजह से एक हफ्ते से कामकाज बाधित है। How can he give a clean sheet to anybody or to the government and blaming only the depositors? Second thing we said, the chief minister should resign because he has failed to discharge his responsibility as the chief minister, as the leader of the house. Third thing we said, if the chief minister is not resigning, 356, Article 356 of the Constitution should be invoked and president's rule should be imposed. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु में आज 3 रैलियां की। उन्होंने मदुरै, कोयम्बटूर और तिरुवल्लूर की रैलियों में सत्ताधारी एआईएडीएमके पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जयललिता सरकार को पूरी तरह से नाकाम करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु की समस्याओं के निपटारे के लिए जयललिता ने कोशिश बिल्कुल नहीं की। उन्होंने कांग्रेस डीएमके गठबंधन की जीत के दावे किए और कहा कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो तमिलनाडु का कायाकल्प हो जाएगा। मदुरै की रैली में उनके साथ डीएमके कोषाध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी सभा को संबोधित किया। We have the chief minister who is absolutely convinced that she does not need to meet anybody in Tamil Nadu. She is absolutely convinced that nobody in Tamil Nadu has anything to say to her from which she can learn something. She is convinced that there is only one wise person in Tamil Nadu and that is Jayalalitha ji. दलित महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर केरल में विरोध प्रदर्शन जारी है। शनिवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जताई। उग्र होते विरोध को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। इस मामले में पुलिस या जांच को लेकर महिला आयोग की टीम ने कई सवाल उठाए हैं। 28 अप्रैल को हुई इस घटना को लेकर कई महिला समूह और सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि जाधवपुर विश्वविद्यालय अशांति का केंद्र बन चुका है और प्रशासन को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए इसके लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राज्यपाल इस विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। कोलकाता स्थित जाधवपुर विश्वविद्यालय परिसर में कल रात एक फिल्म प्रदर्शन को लेकर एसएफआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थकों के बीच झड़पों की वजह से तनाव बना हुआ है। दोनों पक्षों ने जाधवपुर थाने में एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने भी छात्रों पर बाहरी लोगों की ओर से हमला करने के बारे में पुलिस से शिकायत की।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। इलाके की घेराबंदी कर सेना ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। मुठभेड़ के बाद इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, जिसको देखते हुए श्रीनगर बनिहाल रेल सेवा रद्द कर दी गई है। जम्मू के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शुक्रवार तड़के सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 और लश्कर तैयबा के 1 आतंकी को मार गिराया। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। 12 बजे करीब हमने ऑपरेशन लॉन्च किया और 12:30 बजे तक हमारा कॉर्डन एस्टेब्लिश हो चुका था। हमने पहले मिलिटेंट्स को ऑप्शन दिया कि सरेंडर करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमारे जवानों के ऊपर फायर कर दिया। जवाबी फायर में हमारे जवानों ने 3 मिलिटेंट को मार गिराया। इससे पहले कल कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। हालांकि इस ऑपरेशन में 1 जवान शहीद हो गया। उप मुख्यमंत्री ने घुसपैठ के लिए पाकिस्तान को दोषी बताया है। ये जंग है, प्रॉक्सी वार है। पाकिस्तान जो लड़ रहा है, वहाँ के ISI, वहाँ की आर्मी ये लड़ाई लड़ रही है। और जिस प्रकार से एक कुल मिला के जो एक टेररिज्म के द्वारा जो एक एजेंडे को आगे लेके जा रहे हैं, उसी का ये पार्ट है। इन घटनाओं के बाद सेना ने निगरानी कड़ी कर दी है। साथ ही सेना, पुलिस और CRPF ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजस्थान में मिड डे मील खाना बच्चों पर भारी पड़ा। घटना बांसवाड़ा की है, जहां मिड डे मील का खाना खाने के बाद करीब 40 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद बच्चों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चों का इलाज चल रहा है। बांसवाड़ा अस्पताल में निढाल पड़े इन बच्चों को मिड डे मील खाना महंगा पड़ गया। खाना खाने के बाद करीब 40 बच्चों को उल्टियां होने लगी। आनन फानन में इन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि दाल और रोटी खाई थी बच्चों ने। उसके बाद फिर इन्होंने थोड़ा बहुत वहाँ पर ढीले भी हैं। ये लोग उल्टी जिन बच्चों ने करी तो वो बता रहे थे कि उल्टी करना शुरू किया और फटाफट से इनको शिफ्ट कर दिया। तो बच्चों की सबकी लाइफ सुरक्षित है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अस्पताल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। खाने की चीज़ों को जांच के लिए भेज दिया गया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बच्चे मिड डे मील खाकर बीमार पड़े हों। हाल ही में मथुरा में मिड डे मील खाने के बाद कई बच्चे बीमार हो गए, जबकि 2 बच्चों की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 9 मई को दुनिया भर में एक अहम खगोलीय घटना दिखाई देगी। इस दिन बुध ग्रह, पृथ्वी और सूर्य एक लाइन में होंगे। सूर्य पर ये छोटे से धब्बे की तरह भारत समेत दुनिया के कई जगहों पर दिखाई देगा। 9 मई को बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए ऐसी स्थिति में आएगा जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरेगा। इस दौरान ये हमें सूर्य पर एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखाई देगा। क्योंकि ये इनकी कक्षाएं थोड़ी सी झुकी हुई हैं, तो इस कारण से हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ये एक लाइन में आएंगे, तो ये थोड़े से रेयर होते हैं। जब भी ये ट्रांजिट होगा वो या तो मई में होगा या नवंबर में होगा, और किसी मंथ में नहीं होगा, क्योंकि ये वही 2 महीने हैं जिन महीनों में जो हमारे जो ऑर्बिट्स हैं और जिनके हम लोग नोड्स बोलते हैं, राहु केतु जिसको बोलते हैं, वो नोड हैं। ऐसे जो नोड्स हैं वो जब एक लाइन में आएंगे, जब मरकरी अपने नोड्स पे होगा तभी होगा। तो ये मई और नवंबर में इसलिए होता है। बुध ग्रह 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी और सूर्य की कक्षा में अंतर होने के कारण ये घटना 100 साल में केवल 13 बार पृथ्वी से दिखाई देती है। मरकरी और उससे पहले वीनस का ट्रांजिट एक ऐसी चीज थे, इन प्रोसेस के द्वारा हम एक्चुअली सन की दूरी पृथ्वी से हम लोग नाप सकते हैं, अगर हम लोग साइंस वाले पार्ट में जाएं। ये खगोलीय घटना दुनिया भर के कई इलाकों में देखी गई। भारत में इसे 9 मई को शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक देख सकते हैं। ये जो है ऐसा एक खगोलीय घटना है जिससे हम इस खगोल विज्ञान के बारे में जिनकी रुचि है उनकी रुचि बढ़ती है, उनकी समझ बढ़ती है। सौर मंडल के जो है इस तरह की जो कक्षाएं हैं, इन सब की रुचि बढ़ती है। तो ये ऐसा एक खगोलीय घटना है जिसे हम सब सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस खगोलीय घटना को लेकर छात्र और अंतरिक्ष वैज्ञानिक खासे उत्साहित हैं, लेकिन इसे सीधे आंखों से देखना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए सूर्य ग्रहण की तरह इसे भी छोटी दूरबीन के सहारे देखना चाहिए। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। और अब देश और दुनिया की कुछ अहम खबरें। जेएनयू में दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है। कन्हैया ने यह फैसला डॉक्टरों के कहने पर लिया। बाकी के छात्रों की भूख हड़ताल अभी जारी है। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पुलिसकर्मियों के लिए अपमानजनक शब्द बोलने के लिए नोटिस जारी किया है।
उन्हें इस मामले में 14 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। भूमाता ब्रिगेड के अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने हाजी अली सबके लिए फोरम से समर्थन वापस ले लिया है। अब भूमाता ब्रिगेड दरगाह में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का हक दिलाने के लिए अकेले ही लड़ेगी। गोवा में स्थानीय लोगों के जुआ घर जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। गोवा सरकार ने जुआ कारोबार को नियंत्रित करने के लिए गैमिंग कमीशन बनाने का आदेश दिया है, जिसके तहत गोवा में रहने वाले लोगों को कसिनो जाने के लिए गेमिंग कमिश्नर की इजाजत लेनी। दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने के शक के चलते पकड़े गए 10 संदिग्धों में से 4 को रिहा कर दिया है। इन लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया है। इनमें से 3 शख्स दिल्ली के चांद बाग और चौथा शख्स लोनी का रहने वाला है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश में हिंसा फैलाने और धार्मिक नेताओं को निशाना बनाने के लिए दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में 10 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें से 7 लोगों को पुलिस ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस को काते कल्याण इलाके में नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी। शनिवार को बीएचयू परिसर में मौजूद सर सुंदरलाल अस्पताल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये धमाका इमरजेंसी वार्ड में हुआ। इसके बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। भारतीय पहलवान विनेश फोगट ने रियो ओलंपिक के लिए 48 किलोग्राम वर्ग में जगह बना ली है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में आयोजित क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में अपना मुकाबला जीतकर उन्होंने ओलंपिक का टिकट कटवाया। कैमरून के पेशेवर फुटबॉलर पैट्रिक इकिंग की शुक्रवार को एक क्लब मैच के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मैच के दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। उनके निधन के बाद से मंगलवार को होने वाले रोमानिया कप का फाइनल रद्द कर दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही।